सर बताएगा कि ये फैसला आया है, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं, क्या इसकी कानूनी हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। लीगल स्टेटस तो इसका ये है कि मियां साहब इस केस से एक्विट कर दिए गए हैं। और जब आप एक्विट किसी चीज से होते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन कोई अपनी एविडेंस जो है वो पेश नहीं कर सका। और पर्टिकुलरली इस केस के अंदर आप देखा जाए तो ये कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी ये है कि जब मियां साहब पाकिस्तान से बाहर थे और अगर उससे भी पीछे चला जाए तो मियां साहब की इस केस के अंदर सबसे पहले सस्पेंशन हुई थी उनकी और मरियम साहिबा की। और जब उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुई उसके बाद जाके दोबारा जो था अल अजीजिया का फैसला जो था वो दिसंबर 2018 के अंदर आया, जिसके अंदर मियां साहब को 7 साल की सजा दी गई और 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। अब जब वो जेल के अंदर चले गए और उसके बाद मियां साहब जब 2019 के अंदर बाहर गए तो ये केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोबारा ये जो 2 अपील थी डिफरेंट केसेस की वो टेकअप हुई। और उसके अंदर ये था कि चूंकि जब वो बाहर थे तो पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर अगर कॉन्विक्टेड शख्स या एक्यूज जो है वो उस कोर्ट कॉम्पिटेंट की जुरिस्डिक्शन के अंदर ना हो तो उसका केस ट्राई नहीं किया जा सकता। इसलिए मियां साहब का केस डी अटैच कर दिया गया और मरियम साहिबा का केस जो है वो आगे हुआ। और उस आर्गूमेंट्स के दौरान बड़े सीरियस किस्म की ऑब्जर्वेशन जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में दी। और उन ऑब्जर्वेशंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आई थी उनको नैब की प्रोसिक्यूशन जो उस वक्त थी वो फेल होगी उनको रिस्पॉन्ड करने के अंदर, और मरियम साहिबा को एक्विटल कर दिया गया। अब हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर ये और दुनिया के किसी जिस्म के अंदर भी ये है कि अगर एक ही केस के अंदर 2 एक्यूज हों और दोनों के खिलाफ जो नेचर है वो एक ही तरह की हो तो अगर उसको एक को एक्विटल हो जाता है तो उसका एडवांटेज जो था वो दूसरे को मिलता है। और यही चीज जो थी वो प्रेडिक्ट की जा रही थी कि उसका एडवांटेज जो है वो डिफेंस साइड वो लेगी। लेकिन जो इसके अंदर एक और डेवलपमेंट आई है जिससे ये सारी चीजें जो आगे बढ़ रही हैं वो ये है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी एवन फील्ड की जो नीचे वाली जजमेंट थी उसको पार्टली स्ट्राइक डाउन कर चुका था। दूसरा ये है कि उस जजमेंट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था उसने उस जजमेंट को सस्पेंड भी नहीं किया हुआ, उसका कोई स्टेटस ऐसा नहीं है कोई जो इन चीजों को बार करता। तीसरी सिचुएशन जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आई है कि जब मियां साहब पाकिस्तान के अंदर वापस आए हैं तो जो नैब ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स जो दी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दी थी कि ये रेफरेंसेस जो थे वो हमने अपने तौर पे नहीं बनाए थे बल्कि ये रेफरेंस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बनाए थे और उसको एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो था वो वॉच कर रहा था। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखा जाए तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान का जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है स्पेशली नैब का ये पिछले कई दहाइयों से इस मुल्क की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर और विम्स के ऊपर चलता आ रहा है। और विम्स जो है अगर किसी को प्रोसिक्यूट करना चाहें तो आपका केस गलत भी बनता है जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया है और उससे इस मुल्क को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। और दूसरा ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन किसी को फेवर करना चाहे तो फिर जज साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आपने देखा कि जब नैब ने इन मियां साहब की रेस्टोरेशन जब हुई थी तो उसके ओपनिंग रिमार्क्स भी आ गए। फिर उसके बाद ऑलरेडी इक्विटल एवन फील्ड के अंदर मौजूद थी। फिर तीसरा इसके अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की कल से ऑब्जर्वेशन आई थी कि ना ये चार्ज हमें ठीक लगता है और अगर चार्ज ठीक नहीं है तो उसके ऊपर जजमेंट भी जो है वो ठीक नहीं है। और फिर एक जो चीज आई जिसको लूप होल से वो अपनी डिफेंस साइड ने अच्छे तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश किए तो वो रिजल्ट जो था वो यही निकलना था जो आज एक्विटल की सूरत के अंदर निकला है। अब एक ही चीज ये है कि अगर नैब समझती है कि इस एक्विटल जो है वो ठीक नहीं हुई तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया जाएगा। और अगर वो समझती है कि बिल्कुल ठीक है तो मामला यहीं पे क्लोज होगा और फिर एक ही रेफरेंस जो है वो एवन जो अल अजीज वाला है उसकी भी अगले कुछ दिन के अंदर जो है आपकी हेयरिंग होगी। और हेयरिंग के अंदर यही मुझे लगता ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन एक साइड के ऊपर अपने चीजों को डिफेंड नहीं कर सकी तो दूसरों के अंदर भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि 2016, 17, 18 का अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो उसका रिजल्ट जो था वो 23-24 के अंदर आपके सामने जो है वो यही आना था और जो आ रहा है उस चीज के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूँ इसके अंदर वो आएगी कि जो पनामा की ओरिजिनल जजमेंट थी 2017 के अंदर जिसके ऊपर मियां साहब को 62(1)(h के नीचे डिस्क्वालीफाई किया गया था उसको किस तरह जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर्स है वो उसको देखते हैं। क्योंकि सेक्शन 232 के नीचे जो है वो एक अमेंडमेंट तो आई है कि जहाँ पे लॉ के अंदर म्याद का जिक्र ना हो आप 5 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो 2010 से दिया गया मियां साहब को उसका एडवांटेज होगा एक।
क्या जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसको इस अमेंडमेंट के जरिए नलिफाई कर दिया जा सकता है? 2, तीसरा ये है कि क्या इलेक्शन एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जी। को ओवररूल करेगा या कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो जजमेंट है वो ओवररूल करेगी? और चौथा क्या है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के होते हुए 62(1)H के अंदर जो चीजें अब हमारी पार्लियामेंट ने कही है, क्या उनको ओवरराइडिंग इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? ये चीजें ऐसी हैं जो शायद पहले रिटर्निंग ऑफिसर की स्टेज पे जाए और फिर ये मामला हाई कोर्ट के अंदर जाए और फिर ये अल्टीमेटली लैंड करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और एक लार्जर बेंच जो है वो 7 मेंबर से ज्यादा ये बैठेगा और वो फेट करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस 8 फरवरी को जिसका इलेक्शन डे है उसके अंदर मियां साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पनामा की जो जजमेंट की ऑब्जर्वेशंस है उनको भी रिव्यू करेगी टू द एक्सटेंट ऑफ 62(1)H, और जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है उसको भी अप्रूव करेगी। अगर ये दोनों चीजें नहीं आएंगी तो मियां साहब फिर जो है वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई रहेंगे अंडर आर्टिकल 62(1)H ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इलेक्टोरल प्रोसेस और फॉर द पार्टी हेड इन PMLN।